हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम दिल का क्या कसूर एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 12वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। श्री ने चिल्लाते हुए कहा, अब एक शब्द मत बोलना नायरा, घिन आती है मुझे तुम्हें देख कर भी। इतनी घटिया हो तुम। तुम्हारी वजह से मैंने कितना कुछ बर्दाश्त किया। मेरी शिवांगी दी अपने आखिरी वक्त तक मुझे ही गलत समझती रही। मुझे तो मौका ही नहीं मिला उनके सामने खुद को शहीद साबित करने का। फिर रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, उस दिन टेरेस पर मैंने शिवांगी दी को धक्का नहीं दिया था। मैं शिवांगी दीदी से माफ़ी मांग रही थी और उन्हें अपनी बात बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक्सीडेंटली शिवांगी दी रेलिंग से नीचे गिर गए और आप सभी ने समझा कि मैंने उन्हें धक्का दिया। मैं तो उन्हें बहुत प्यार करती थी, तो भला मैं उनकी जान क्यों लेती। शिवांगी दी भले ही मेरी बड़ी बहन थी, लेकिन उन्होंने एक माँ की तरह प्यार दिया था मुझे। फिर वसुधा दी की तरफ देखते हुए कहा, माँ आपने भी मुझे गलत समझ लिया। मैं जानती हूँ कभी भी आपने मुझे अपनाया नहीं, पर आपने मुझसे कभी नफरत नहीं की थी। शिवांगी दी हमेशा मुझे यही कहती थी कि माँ तुमसे नफरत नहीं करती हैं, और उन्होंने ही मुझे बताया था कि जब भी मैं बीमार होती थी तब आप ही रात भर मेरे सिरहाने बैठकर मेरी सिर सहलाती थी। लेकिन आप अपना प्यार कभी मेरे सामने जताती नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं आप पर इतना तो भरोसा कर सकती थी कि आप मुझे जानती हैं, पहचानती हैं कि मैं कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। और आपने तो खुद देखा था ना कि शिवांगी दी और मेरी बॉन्डिंग कैसी थी। तो क्या मैं अपनी उस शिवांगी दी को मारने की बात सोच सकती हूँ। कहते हुए श्री जोर जोर से रोने लगी। मनोज जी उसके पास आए और उसे सीने से लगाते हुए बोले, बस कर मेरी बच्ची, अब तू नहीं रोएगी, क्योंकि अब तेरा बाप तेरे साथ है। वो तुझे कभी नहीं रोने देगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने, बहुत सहन किया तूने, लेकिन अब नहीं। श्री मनोज जी के सीने से लगे हुए ही बोली, पापा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बताइए ना। मैं सबसे कहती रही कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। पापा मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ हुई थी, पता है। आपको मैं हमेशा याद करती थी। मेरा बहुत मन करता था कि मैं वापस छोटी सी हो जाऊं और आपकी गोद पर जाकर छुप जाऊं, ताकि ये दुनिया मुझे तकलीफ ना दे सके। श्री को इस तरह रोते हुए देख रणविजय, जिसका दिल बहुत ही सख्त था, वो भी पिघलने लगा था। श्री की हर बात में एक दर्द ही तो था। आखिर उसने भी तो श्री को कितनी तकलीफ दी थी। अब तो उसे ही अंदर अंदर गिल्ट फील हो रहा था कि वो कैसे श्री को इतनी ज़्यादा दर्द दे सकता है। उसने भी तो एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी, तो गुनाहगार तो वो भी था ना श्री का। वहाँ मौजूद सभी लोगों को श्री के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तभी रणविजय ने तरुण से कहा, तरुण इस घटिया लड़की को मेरी नज़र से दूर ले जाओ, इसका फैसला तो मैं बाद में करता हूँ। ये सुनकर नायरा ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, रणविजय मुझसे गलती हो गई, पर तुम शायद भूल रहे हो कि हम तो बिजनेस पार्टनर भी हैं, और मैं तुम्हारी दोस्त भी तो रही हूँ ना। रणविजय ने उसकी बात इग्नोर करते हुए कहा, तरुण तुमने सुना नहीं, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। अभी के अभी इसे यहाँ से लेकर जाओ। तरुण ने अपने आदमी को ऑर्डर दिया और कहा, लेकर जाओ इसे यहाँ से, इसका हिसाब तो बाद में होगा। अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही उसके आदमी लगभग घसीटते हुए नायरा को हॉल से बाहर ले गए। श्री आंसू से भरी नज़रों से नायरा को जाती हुई देख रही थी। फिर उसने अपने सिर उठाकर अपने पापा की तरफ देखा और कहा, पापा प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ जाना है। श्री किसी छोटी बच्चे की तरह जिद कर रही थी। मनोज जी ने उसे समझाते हुए कहा, श्री ये तुम्हारा ससुराल है बेटा। वहीं रणविजय ने खड़े होते हुए कहा, श्री तुम यहाँ से जाने की बात कैसे कर सकती हो। क्या तुम भूल गई, तुम अभी भी मेरी बीवी हो। माना मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि रणविजय आगे कुछ कहता, श्री एकदम उसके ऊपर चिल्लाती हुई बोली, बस रणविजय बस। क्या आपकी माफ़ी मांगने से मेरा वो सब कुछ मुझे वापस मिल जाएगा जो आपने मुझसे छीना है। जो तकलीफ, जो दर्द, जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस आपने पहुंचाई है, क्या उसके लिए मुझे आपको माफ़ करना इतना आसान है। श्री की बात सुनकर रणविजय ने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। तभी दादी ने कहा, पर श्री तुम यहाँ से क्यों जाने की बात कर रही हो। क्या रणविजय ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। तो श्री ने अपने आंसू पोंछे और दादी के पास आकर घुटनों की कर बल बैठी और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, दादी आपको याद है जब कावेरी माई ने आपको एक चिट्ठी दी थी कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ और किसी से बचकर आपके पास छिपना चाहती हूँ, तो जानती हैं वो इंसान कौन था। फिर रणविजय की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, ये थे वो, इनसे छुपकर भागी थी मैं। ये सुनकर दादी और कादम्बरी जी हैरानी से मुंह पर हाथ रख रणविजय को देख रही थी। श्री ने फिर सिसकते हुए कहा, दादी आपको पता है
उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, मैं आपको बता भी नहीं सकती। और वो शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं की थी। इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ वो शादी की थी। आप बताइए, क्या मैं इतनी आसानी से इन्हें माफ़ कर दूँ? और और इन्होंने तो मेरे साथ ज़बरदस्ती। कहते-कहते श्री की नज़रें झुक गई। श्री की झुकी हुई नज़रों को देखकर दादी को समझते देर नहीं लगी कि वो क्या कहना चाहती है। उन्होंने श्री को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, बस मेरी बच्ची, तुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब समझ गई। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा पोता ऐसा कर सकता है। फिर दादी ने गुस्से से रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, श्री अगर यहाँ नहीं रहना चाहती है तो वो यहाँ नहीं रहेगी रणविजय, और तुम उसे इसके लिए फोर्स नहीं करोगे। दादी की बात सुनकर रणविजय ने हैरानी से दादी की तरफ देखा। तभी कादम्बरी जी ने कहा, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। रणविजय, मैं भी एक औरत हूँ। औरत के दर्द को अच्छे से समझ सकती हूँ। अगर गुनाह नायरा ने किया है तो गुनाहगार तुम भी हो। फिर श्री के पास आकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, श्री अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा बेटा। मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी बेटी माना ही नहीं है बल्कि दिल से अपनाया है। मैं तुमसे एक सास बनकर नहीं, एक माँ बनकर कहना चाहती हूँ कि तुम्हें भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने का पूरा अधिकार है। अब फैसला तुम्हारा होगा। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी रणविजय ने आगे बढ़ते हुए कहा, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? श्री कहीं नहीं जाएगी। ये मेरी बीवी है और उसे मेरे साथ रहना होगा। इस बार कादम्बरी जी ने चिल्लाते हुए कहा, बस रणविजय, अपनी बीवी की इज्जत करना सीखो। और जिस तरह से इसे तुमने अपनी बीवी बनाया ना, वो हम सबकी नज़रों के सामने आ चुका है। तुमने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को बदला लेने का जरिया बनाया और कह रहे हो कि ये तुम्हारी बीवी है। बीवी होने का हक तब जताया जाता है रणविजय, जब उसे पूरी तरह से बीवियों वाला मान सम्मान भी दो। मनोज जी ने अब हाथ जोड़कर दादी और कादम्बरी जी से कहा, अब आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाऊं, क्योंकि पहले ही उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और मैं नहीं चाहता कि आगे ये किसी भी तरह की परेशानी में रहे। और आप दोनों ने भी मेरे श्री को इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। दादी ने श्री के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ श्री, अपनी पैकिंग कर लो। श्री ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और उठकर उसने एक नज़र रणविजय की तरफ देखा, जो उसी की तरफ घूर कर देख रहा था। रणविजय को अपने किए का पछतावा तो था, लेकिन श्री के जाने की बात उसे गुस्सा दिला रही थी। वो श्री को अब किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। रणविजय को अपनी तरफ ऐसे देखते देख श्री ने जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेरी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। रणविजय ने भी जैसे ही अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए, तभी कादम्बरी जी ने उसे आवाज़ देकर रोकते हुए कहा, रणविजय, उसके साथ अब कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करोगी तुम। वो यहाँ नहीं रहना चाहती, ये उसका फैसला है और मैं उसके हर फैसले में उसके साथ हूँ। रणविजय ने बिना अपनी माँ की तरफ देखे ही कहा, पर मुझे उससे बात करनी है माँ, और बेहतर होगा कि आप लोग हम पति पत्नी के बीच में ना आए। कहकर रणविजय सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मनोज जी ने कादम्बरी जी से कहा, कोई बात नहीं, अगर वो श्री से बात करना चाहता है तो करने दीजिए। वैसे भी मुझे पता है कि अब श्री अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। तरुण और अमन, जो काफ़ी देर से वहीं खड़े ये सब देख रहे थे, अमन ने धीरे से कहा, ये रणविजय को आखिर हो क्या गया है? मुझे लगता है कि ये अब श्री के प्यार में है। तो तरुण ने कहा, क्या वाकई में ऐसा है? मुझे तो ये प्यार कम और जुनून ज़्यादा लग रहा है। तो अमन ने कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। बस रणविजय इस बार फिर से कोई गड़बड़ ना करे, क्योंकि मुझे पता है ना कि इसका दिमाग जब घूमता है ना तो हमेशा ऐसी उल्टी हरकतें ही करता है। तरुण ने कहा, चलो जाकर पहले उस नायरा मैडम की खबर लेते हैं। कहकर वो दोनों भी वहाँ से बाहर चले गए। वहीं श्री लगेज में अपने कपड़े डाल रही थी कि तभी तेज आवाज के साथ रूम का डोर ओपन हुआ। श्री जानती थी कि रूम में कौन आया होगा, इसलिए उसने रणविजय की तरफ देखा ही नहीं। रणविजय ने रूम का डोर अंदर से बंद किया और श्री की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो श्री? माना मुझसे गलती हुई है और मैं उस गलती की माफ़ी भी मांग रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम। इससे आगे रणविजय कुछ कहता कि तभी श्री ने रणविजय की तरफ देखा और कहा, वो गलती थी क्या रणविजय? आप ही बताइए, क्या उसे गलती का नाम कहकर इतना छोटा साबित कर दिया जाए? वो गुनाह था और गुनाह की सजा होती है, माफ़ी नहीं होती। रणविजय ने श्री की दोनों बाहों को पकड़ा और इस वक्त जितना हो सकता था अपनी आवाज़ को नॉर्मल बनाते हुए कहा, श्री, क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी? बोलो। कुछ पल के लिए तो श्री रणविजय की आंखों में देखती रह गई, जैसे इस सवाल के जवाब को देने की हिम्मत अंदर ही अंदर जुटा रही हो। उसने फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जब तक आपके किए जुल्म को याद करूंगी रणविजय, तब तक मेरे लिए आपसे दूर रहना आसान होगा।
और वैसे भी अचानक से आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स क्यों जगने लगी? आप तो शिवांगी दी से प्यार करते थे, फिर आप मेरे साथ क्यों रहना चाहते हैं? इसका जवाब तो आपने मुझे ना तब दिया था और ना ही आप आज दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस बात का जवाब ही नहीं है। श्री के सवाल का जवाब वाकई में रणविजय के पास नहीं था कि शिवांगी तो उसका प्यार थी, तो फिर श्री कौन है? क्यों उसे अपने साथ रखने का जुनून रणविजय के अंदर है? क्यों वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता? क्यों नहीं उसने दूर रहने के बारे में सोच पाता? क्या श्री उसकी आदत थी, जुनून थी, इश्क थी, या फिर कुछ और? ये बात तो रणविजय भी नहीं समझ पा रहा था। श्री ने वापस अपने लगेज को बंद करते हुए कहा, अब दोबारा मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा रणविजय, क्योंकि पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ, तो प्लीज़ मुझे और परेशान मत कीजिए। कहकर श्री ने जैसे ही लगेज को उठाया तभी खुद ब खुद उसका हाथ अपनी टमी पर चला गया और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली और रणविजय की तरफ देखा, जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि फ्रस्ट्रेशन से अपना चेहरा दूसरी तरफ किए अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। श्री ने इस बार थोड़ी रिक्वेस्ट भरी टोन में कहा, क्या आप मेरा ये लगेज नीचे तक पहुंचा देंगे रणविजय? रणविजय ने श्री की तरफ देखा। कहाँ तो वो श्री को रोकने की बात कर रहा था और श्री उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो खुद उसका लगेज नीचे छोड़ कर आए। रणविजय ने कहा, नहीं नहीं छोड़ कर आऊँगा तुम्हें नीचे, और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। रणविजय ने श्री को अपनी बाहों में भर लिया। श्री रणविजय की पकड़ में कसमसाते हुए बोली, रणविजय जिद करना बंद कीजिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से मैं नहीं रुकूंगी। रणविजय ने अपना चेहरा श्री के गले में छुपाते हुए कहा, तुम बोलो श्री, मैं क्या करूं? मैं ऐसा क्या करूं कि तुम रुक जाओ? मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। रणविजय की बात सुनकर श्री कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे रणविजय की आवाज़ में एक अलग ही तरह की फीलिंग्स, इमोशन का एहसास हो रहा था। उसका भी दिल रणविजय को छोड़कर जाने का नहीं था, लेकिन जब जब वो रणविजय की गई जातियों को याद कर रही थी, उसका दिमाग उसे यही कह रहा था कि श्री, कोई भी फीलिंग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर नहीं होती। जब ज़रूरत है अब ज़रूरत है तुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ने की, और तेरा हक है पूरी इज्जत के साथ ज़िंदगी जीने का। श्री ने रणविजय को खुद से दूर किया और कहा, आप ये लगेज नीचे नहीं छोड़ कर आएंगे ना? तो रणविजय ने कहा, नहीं नहीं छोड़ कर आऊँगा। तो श्री ने कहा, ठीक है, मैं किसी सर्वेंट को बोल दूंगी, वही आकर ले जाएगा। श्री ने रणविजय को खुद से दूर किया और रूम से बाहर निकल गई। जैसे ही श्री ने उस रूम से कदम बाहर निकाले, उसे अपने दिल में एक दर्द का एहसास हुआ। उसने पलटकर एक बार फिर उस पूरी रूम की तरफ देखा और फिर उसकी नज़र रणविजय पर गई, जो आंखों में कई तरह के अनजाने से इमोशन लिए उसे ही देख रहा था। जैसे वो श्री को रोकना चाहता हो, जैसे वो श्री को कहना चाहता हो कि मत जाओ श्री। रणविजय को ऐसे छोड़ कर जाना श्री को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर उसने अपने मन को मजबूत किया और वहाँ से चली गई। श्री की जाते ही रणविजय वहीं सोफे पर ही बैठ गया और अपनी हथेली में चेहरा छुपाए धीरे से बोला, मैं नहीं जानता ये कौन सा एहसास है श्री, कि तुम्हारा दूर जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसने अपनी आंखों से अपनी हथेली हटाई और उस पूरे रूम को देखा। आज उसे पहली बार अपना रूम पूरी तरह से खाली नजर आ रहा था, जैसे उस रूम में एक वीरानी सी छा गई हो। वहीं श्री सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई और एक सर्वेंट से कहा, मेरे रूम में मेरा लगेज ले आओ। सर्वेंट ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उसके रूम की तरफ चला गया। श्री दादी के पास आई और कहा, दादी माँ, आप प्लीज़ बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों से भी नाराज़ हूँ, बल्कि आप लोगों ने तो मुझे बहुत प्यार दिया है और मैं कभी भी आप दोनों से रिश्ता नहीं तोड़ सकती हूँ। आप मुझसे मिलने मेरे घर आएंगे ना? दादी, जिनकी आंखें नम थी, उन्होंने प्यार से श्री के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हाँ मेरी बच्ची, हम क्यों नहीं आएंगे तुमसे मिलने? ज़रूर आएंगे। और तुम भी कभी हमें पराया मत समझना। तुम्हारा और हमारा रिश्ता आज भी वही है जो पहले था। फिर मनोज जी की तरफ देखते हुए कहा, मनोज, श्री तुम्हारे पास हमारी अमानत है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। मनोज ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वसुधा जी, जो काफ़ी देर से वहाँ बैठी हुई और जिनके चेहरे पर पछतावा नजर आ रहा था, इस बार वो खड़ी होकर श्री के पास गई और हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे, मैं भी तो तुम्हारे साथ सही नहीं किया था ना? तो श्री ने उनके हाथों को थामते हुए कहा, माँ आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि आपने शिवांगी दी को खोने का दर्द सहा है और मैं समझ सकती हूँ कि आपकी उस वक्त
वक्त क्या हालत रही होगी। अब प्लीज़ हम उन पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे। वसुधा ने मुस्कुराते हुए श्री के गाल पर हाथ रखा और कहा, हाँ, अब से इस बात का जिक्र हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चलो अपने घर चलें। श्री ने भी छोटी सी स्माइल के साथ कहा, हाँ, और मनोज और वसुधा जी के साथ मेन एड्रेस की तरफ बढ़ गई। श्री जैसे ही मेन एड्रेस की दहलीज को पार करने वाली थी, उसने एक बार फिर पलटकर उस पूरे घर को देखा और उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा बहकर उसके गाल पर आ गया। फिर उसने वापस पलटकर अपने पेट पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, मेरे जीने का मकसद मेरे साथ जा रहा है और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। इसे मैं खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी। रणविजय, आपकी सजा यही है कि आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपका अंश मेरी कोख में पल रहा है। ये सोचकर श्री ने अपने गालों पर बह आए आंसुओं को साफ किया और वहां से चली गई। मनोज की गाड़ी अपने घर के सामने आकर रुकी। मनोज जी ड्राइविंग सीट से बाहर आए, फिर पीछे की सीट पर बैठे हुए वसुधा और श्री की तरफ का गेट खोलते हुए कहा, आ जाओ बाहर। श्री इस वक्त वसुधा जी के कंधे पर सिरे रखे हुए खाली नजरों से जैसे किसी सोच में गुम हो। वसुधा जी ने प्यार से श्री से कहा, श्री चले अपने घर। श्री ने सिर उठाकर वसुधा जी की तरफ देखा और धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। वसुधा जी और श्री दोनों ही गाड़ी से बाहर आई। मनोज जी और वसुधा जी दोनों ही श्री के अगल बगल खड़े हुए थे। वहीं श्री खाली नजरों से अपने उस घर को देख रही थी जिसे उसने बचपन से अपना ही माना था और आज वापस से इस घर में लौट आई थी। रह रहकर श्री के दिल में रणविजय से दूर जाने का गम बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उसे यह फैसला करना भी जरूरी था। मनोज जी ने कहा, श्री क्या सोच रही हो, घर के अंदर नहीं चलना है? श्री ने कहा, नहीं पापा, कुछ भी नहीं, चलिए। मनोज जी ने अपने घर के मेन डोर का लॉक ओपन किया और श्री वसुधा जी के साथ अंदर आ गए। वसुधा जी ने श्री का हाथ पकड़ा और कहा, चलो तुम अपने रूम में जाकर थोड़ा आराम कर लो। कहकर वसुधा जी श्री को उसके रूम में ले गई जहाँ 1.5 साल पहले श्री रहा करती थी। श्री को कुछ दिनों पहले की बात याद आ गई जो वसुधा जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। श्री ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी वो इस घर में लौट पाएगी। कुछ देर बाद वसुधा जी श्री को उसके रूम में लेकर आई। दोनों इस वक्त श्री के रूम के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। श्री अपनी नम आंखों से पूरे रूम को देख रही थी। उस रूम की हर कोने में उसकी और शिवांगी की यादें बसी हुई थी। उसे याद था कि शिवांगी और वो मिलकर कितनी मस्ती किया करते थे। फिर उसकी नज़र अपने बेड पर गई और उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब श्री और शिवांगी दोनों ही बेड पर जंप करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। उन बातों को याद कर श्री के फेस पर स्माइल आ गई, पर उसकी आंखों में नमी थी क्योंकि वो जानती थी कि वो खूबसूरत यादें अब कभी लौट कर नहीं आएंगी, क्योंकि उसकी शिवांगी भी उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है। वसुधा जी ने श्री को अंदर आते हुए कहा, वसुधा जी ने श्री को अंदर लाते हुए कहा, श्री अपने अतीत के बारे में कुछ मत सोचो बेटा, अब सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचो। वसुधा जी श्री को लेकर बेड पर बैठ गई तो श्री ने उस रूम को देखते हुए कहा, माँ, पर मुझे आज अपना यह कमरा बहुत खाली खाली लग रहा है। यहाँ मेरी शिवांगी दी नहीं है ना, इसलिए। वसुधा जी की भी आंखें नम थी। आखिर शिवांगी उनकी इकलौती बेटी थी और अभी तक वो उसके जाने के गम से उभर नहीं पाई थी, पर वो श्री की हालत भी समझ रही थी। इसलिए उन्होंने मन ही मन कहा, मुझे खुद को तुम्हारे लिए स्ट्रांग बनना होगा श्री। मैं अपनी एक बेटी खो चुकी हूँ, अब दूसरी को नहीं खोना चाहती। उन्होंने अपनी आंखों में आंसुओं को पोंछा और प्यार से श्री के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, श्री मुझसे वादा करो कि तुम अब कभी रोओगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना तुम्हारी शिवांगी दी क्या कहती थी कि जब भी श्री की आंखों में आंसू आते हैं तो दर्द मुझे होता है, और शिवांगी को तो तुम शरारत करते ही अच्छी लगती थी। अब मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरी पहले वाली वही श्री बन जाओ जो दिन भर शरारतें किया करती थी। तो श्री ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, पर आप मुझे कभी नहीं डांटती थी, चाहे मैं कितनी भी शरारती करूं। तो वसुधा जी ने भी हंसते हुए कहा, क्योंकि वो काम शिवांगी खुद कर लेती थी। तुम्हें याद है ना कि वो खुद भले ही तुम्हें कितना भी डांट ले पर किसी और को कुछ कहने नहीं देती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम शरारत करो ताकि मैं भी तुम्हें डांट सकूं। वसुधा जी की बात पर श्री को हंसी आ गई। फिर उसने थोड़ा उदास होते हुए कहा, माँ, क्या मैं आपकी गोद में सर रख कर लेट जाऊँ? वो क्या है ना, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब सोना चाहती हूँ। वसुधा जी ने श्री का
सिर अपनी गोद में रखा और प्यार से उसे सहलाते हुए कहा, हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तुम बहुत थक चुकी हो, तुमने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ तुम आगे सुकून से रहो। श्री ने वसुधा जी की गोद में सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसकी बंद आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वसुधा जी तब तक उसके सिर को सहलाती रही जब तक श्री सो नहीं गई। तभी मनोज जी ने अंदर आते हुए कहा, वसुधा, श्री सो गई। तभी उनकी नज़र श्री पर गई, जो वसुधा जी की गोद में सिर रखे सुकून से सो रही थी। वसुधा जी ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा। मनोज जी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और चुपचाप जाकर वहीं उनके बगल में बैठ गए। श्री को आज इस हालत में देखकर उन्हें भी अपने दिल में एक दर्द का एहसास हो रहा था। उन्हें याद आ रहा था कि अपनी वही छोटी सी श्री जो अपनी बातों से और अपनी मासूमियत से किसी का भी दिल जीत लेती थी। दिन भर उछल कूद करना और अपनी शिवांगी दी को परेशान करना, यही तो करती थी श्री। और शिवांगी की डांट से बचने के लिए वो अक्सर मनोज जी के पास जाकर छुप जाया करती थी और उन्हें मनाती थी कि वो शिवांगी से कहे कि मुझे ना डांटे। अपनी दोनों बच्चियों की उस सुनहरी यादों को याद कर मनोज जी के फेस पर स्माइल आ गई। फिर कुछ उदास होकर उन्होंने वसुधा जी से कहा, वसुधा, आगे क्या भविष्य होगा मेरी श्री का? क्या कभी वो इन सब बातों से उबर पाएगी? वसुधा जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं जानती कि आगे भविष्य में क्या होगा, लेकिन जो भी हो, अब हम अपनी श्री का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसने वो बुरा वक्त अकेले काटा है जब इसे अपने माँ बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मनोज जी, मैं ऊपर जाकर अपने शिवांगी को क्या मुँह दिखाऊंगी कि मैंने उसकी प्यारी बहन को कितना गलत समझा और उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। कहते हुए वसुधा जी की आवाज़ रूंध गई। मनोज जी ने वसुधा जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, वो वक्त ही कुछ और था वसुधा। उस वक्त हम अपनी बेटी को खोने के गम में इतना डूब चुके थे कि सच कभी देख ही नहीं पाए। अब जो बीत गया उसे तो हम बदल नहीं सकते ना, लेकिन आने वाला भविष्य हम ज़रूर सुधार सकते हैं। फिर वसुधा जी ने कुछ सोचते हुए मनोज जी से कहा, क्या आपको लगता है कि श्री कभी रणविजय को माफ़ करेगी? तो मनोज जी इस बात पर चुप हो गए, क्योंकि इस बात का जवाब तो उनके पास भी नहीं था। कुछ देर बाद उन्होंने श्री को अच्छी तरह से बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर आ गए। आधी रात का वक्त श्री बेड पर ही लेटे हुए अपने हाथ से जैसे अपने आसपास कुछ टटोल रही थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। इस वक्त वो नींद में थी। तभी उसके मुंह से धीरे से निकला, रणविजय। वहीं दूसरी तरफ चौहान हवेली में रणविजय पेट के बल बेड पर लेटा हुआ था। उसने अभी एक ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। वहीं फर्श पर शराब की बोतल इधर उधर लुढ़की हुई थी, जो खाली हो चुकी थी। इसका मतलब रणविजय शराब में पूरी तरह से डूबा हुआ था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे श्री ने उसे पुकारा हो। धीरे से अपनी आंख खोली और कहा, श्री। रणविजय ने अपना सिर उठाकर आसपास देखा और तब उसे एहसास हुआ कि श्री तो यहाँ है ही नहीं, वो जा चुकी है उसे छोड़कर। रणविजय उठकर बैठ गया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था श्री। तुम्हें वापस मेरे पास आना होगा, मैं तुम्हें वापस अपने पास लेकर आऊँगा। रणविजय बेड से उठा और टेबल पर रखी हुई शराब की बोतल को उठाकर वापस अपने होठों से लगाया और एक ही सांस में ही उसे खत्म कर दिया। रणविजय का दिल भी इस वक्त गम और दर्द में डूबा हुआ था, लेकिन उसे इस बात का गुस्सा भी हावी था कि श्री उसे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है। दरअसल रणविजय जानबूझकर इतनी शराब पी रहा था ताकि वो कुछ पलों के लिए ही सही इस बात को भुला सके कि श्री अब उसकी लाइफ में नहीं है। 5 साल बाद मसूरी, बड़ी बड़ी पहाड़ और खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ शहर मसूरी, जो टूरिस्ट का फेवरेट प्लेस भी है। इसी शहर के एक घर में एक लड़की की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जैसे वो किसी को ढूंढते हुए पुकार रही हो। वो घर छोटा था पर बहुत ही खूबसूरत। ठंड की वजह से बाहर हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। शिवी, शिवी, कहाँ हो तुम? मैंने कहा बाहर निकलो। देखो, जितना मुझसे ज़्यादा देर तक छुपी रहोगी ना, तो मुझसे उतनी ज़्यादा डांट खाओगी। चुपचाप बाहर निकलो। इस घर के हॉल में करीब 25 साल की लड़की, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसने इस वक्त येलो कलर की हुडी और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, वो हॉल में ही खड़ी हुई किसी का नाम लेकर उसे गुस्से से पुकार रही थी। यह कोई और नहीं, श्री थी। श्री के पापा मनोज जी सोफे पर बैठे हुए ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उन्होंने अपना न्यूज़पेपर बंद करते हुए कहा, क्या कर रही हो श्री? बच्ची है, छोड़ो उसे। अब बच्चे तो शरारत करते हैं ना, तुम क्या कम शरारती थी? श्री ने अपनी कमर पर हाथ रखकर मनोज जी की तरफ देखते हुए कहा, पापा, अब बार बार उसकी फेवर मत लिया कीजिए। आप देख रहे हैं ना कितनी शरारती हो गई है वो। आपको पता है स्कूल में इसने क्या किया है?
तो मनोज जी ने नज़र चुराते हुए कहा, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं की है, अब बच्चे तो आपस में लड़ते हैं ना। तो श्री ने हैरानी से कहा, पापा बच्चे आपस में लड़ते हैं पर यह तो उन्हें कूट पीट कर आती है। हरकतें तो देखो इसकी, है 4 साल की और नाक में दम करके रखा हुआ है उसने मेरे। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वसुधा जी अपने हाथ में एक प्लेट पकड़े हुए बाहर आई और हंसते हुए बोली, श्री उसे ढूंढ लेना, पहले थोड़ी सी एनर्जी तो ले लो। यह लो तुम्हारा फेवरेट आलू के पराठे चटनी के साथ। आलू के पराठे की खुशबू सुनकर श्री का गुस्सा तो पल में छू हो गया। उसने जल्दी से प्लेट पकड़ी और आलती पालती मारकर सोफे पर बैठ गई और कहा, सही कह रहे हो माँ, इस सिवी की बच्ची को पकड़ने के लिए मुझे बहुत एनर्जी चाहिए। पहले मैं 1-2 आलू के पराठे तो खत्म कर लूँ, उसके बाद उसे ढूंढने के मिशन पर लगूंगी। मनोज जी ने और वसुधा जी दोनों एक दूसरे को तरफ देख कर स्माइल करने लगी। वसुधा जी ने मनी मन कहा, एक बच्ची की माँ बन गई है लेकिन खुद भी बच्ची है। तभी एक छोटी सी बच्ची जो 4 साल की थी और देखने में किसी डॉल की तरह बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी और थोड़ी सी चबी भी थी, उसने धीरे से एक रूम का डोर ओपन किया और अपने सिर बाहर निकाल कर आसपास किसी को ढूंढने लगी। जब उसे लगा कि उसका रास्ता क्लियर है तो वो धीरे धीरे कदमों से बाहर आई। जब वो नीचे हॉल में आई तो उसने देखा कि श्री की पीठ उसकी तरफ है, इसलिए वो धीरे धीरे कदमों से मनोज जी की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो मनोज जी के पास पहुंच पाती तभी श्री, जिसने अभी तक उस बच्ची को नहीं देखा था, अपनी सख्त आवाज में कहा, अपने नानू के पास बाद में जाना, पहले मेरे पास आओ। यह सुनकर उस बच्ची की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। इसका एक पैर जो भी हवा में ही था, उसने जल्दी से सीधे खड़ी होते हुए कहा, मम्मा मैंने कुछ भी नहीं किया था, वो मुझे परेशान कर रहा था इसलिए मैंने उसे पीट दिया। आप तो बस और बच्चों की शिकायत तो सुनती हो, मेरी तो परवाह ही नहीं करते हो। श्री, जिसने अपने मुंह में पराठा भरा हुआ था, उसने अपना सर घुमाकर अपनी छोटी सी क्यूट सी बच्ची की तरफ देखा जो क्यूट सा पाउड बनाए श्री को ही देख रही थी। श्री ने अपनी आंखें छोटी कर अपनी उंगली के इशारे से उसे अपने पास बुलाया, लेकिन सिवी उसके पास जाने की बजाय जल्दी से मनोज जी के पास भाग कर आई और उनकी गोद में चढ़कर बैठ गई। उसे पता था कि यह उसका सबसे सेफ प्लेस है और अगर वो अपने नानू या फिर नानी के पास होती है तो उसकी मॉम कुछ नहीं कर पाएंगी। श्री ने हैरानी से अपनी बेटी की तरफ देखा और मन ही मन कहा, कितनी चालाक है ये। इसे क्या लगता है कि अपने नानू की गोद में छुप जाने से यह मुझसे बच जाएगी। अब तक तो श्री ने अपना पराठा भी खत्म कर लिया था तो प्लेट को जल्दी से टेबल पर रखा और मनोज जी के सामने खड़े होते हुए कहा, पापा आप पहले मेरे पापा हैं, इसके बाद इसके नानू, तो आप मेरी फेवर पहले करेंगे। और शिवी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे नानू तुम्हें बचा लेंगे? तभी मनोज जी और शिवी एक साथ बोले, हाँ। यह सुनकर तो श्री ने हैरानी से उन दोनों की तरफ बारी बारी से देखा। फिर शिवी ने अपने नानू की तरफ देखते हुए कहा, नानू मैं तो बहुत क्यूट हूँ ना और बहुत मासूम भी, क्या मैं किसी से झगड़ा कर सकती हूँ? वह लड़का सच में मुझे परेशान कर रहा था तो क्या मैं चुपचाप से परेशान होती रहती? अब नानू मतलब मनोज जी जानते थे कि अगर उसे अपनी छोटी सी क्यूट से नातिन को अपनी बेटी के गुस्से से बचाना है तो उसे लेकर यहाँ से जाना होगा, वरना सिर्फ वाकई में आज उसे अच्छे से पीट देगी। इसलिए जल्दी से उन्होंने शिवी को अपनी गोद में उठाया और कहा, बस बस, ज़्यादा इसे डांटने की ज़रूरत नहीं है श्री, मेरी शिवी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो बोल दो। श्री ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, आप प्लीज़ अभी इसे नीचे उतारिए। तभी वसुधा जी ने आकर श्री से कहा, श्री मुझे तुमसे कुछ काम है, ज़रा अंदर आना बेटा। श्री ने पलटकर वसुधा जी की तरफ देखा और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मनोज जी शिवी को वहाँ से लेकर बाहर ले गए। दरअसल ये वसुधा जी और मनोज जी की एक ट्रिक थी अपनी नातिन को श्री के गुस्से से बचाने की। श्री ने पूछा, क्या हुआ माँ, क्या काम है? तो वसुधा जी ने कहा, अरे वो छोटा सा काम है, वो तो मैं खुद ही कर लूँगी, कहकर वो वापस किचन में घुस गए। श्री ने पलटकर वापस जब उस जगह देखा जहाँ पर मनोज जी खड़े हुए थे तो वहाँ पर ना मनोज जी थे और ना ही शिवी। अब वो अपना माथा पीटते हुए बोली, पापा भी ना हर बार शिवी को बचा लेते हैं, चढ़ाइए और सर पर चढ़ाइए, जब बड़ी शरारत करने लगेगी ना फिर मुझे मत कहना। कहकर उसने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और वहाँ से बाहर जाने लगी। तो वसुधा जी ने आवाज़ देकर पूछा, अब तुम कहाँ जा रही हो? श्री ने पलटकर वसुधा जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ टाइम देखिए कितना हो गया है, क्या फ्लावर शॉप ओपन नहीं करनी है? तो वसुधा जी ने कहा, हाँ हाँ सही कह रही हो तुम, जाओ। वो बच्ची श्री और रणविजय की बेटी
शिवांगी थी, जिसे सब प्यार से शिवी कहते थे। श्री ने बड़े प्यार से अपनी बच्ची का नाम शिवांगी रखा था, बल्कि वो तो यह मानती थी कि शिवांगी दी उनके पास वापस उनकी बेटी के रूप में लौट आई हैं, क्योंकि उस बच्ची की कुछ हरकतें शिवांगी से काफ़ी मिलती जुलती थी। और वाकई में जब से शिवी उन सबकी ज़िंदगी में आई थी, उन सबकी ज़िंदगी में जैसे रौनक ही आ गई थी। दिन भर उसकी शरारतें और मासूमियत से भरी बातें उन सभी के चेहरे पर एक स्माइल ले आती थी। वहीं एक पार्क में शिवी अपने नानू के साथ एक बेंच पर बैठी हुई थी। इस वक्त उसके हाथ में एक बर्गर था, जिसे वो अपने छोटे से मुंह से छोटे छोटे बाइट लेकर खा रही थी। मनोज जी ने शिवी की तरफ देखते हुए कहा, शिवी, मैंने तुम्हारी माँ से बचा तो लिया, पर बेटा तुम्हारी शरारत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तुम क्यों अपनी मम्मी को इतना गुस्सा दिलाती हो? तो शिवी, जिसके होठों पर सॉस लगी हुई थी, उसने अपनी छोटी सी जीभ निकाल कर उसे लीक किया और कहा, नानू, अब बच्चे तो शरारत करते हैं ना, जब मम्मा छोटी थी तब क्या वो शरारत नहीं करती थी, बताइए? यह सुनकर मनोज जी हंसते हुए बोले, तुम्हारी मम्मा भी बहुत शरारती थी और दिन भर ऐसे ही उछल कूद मचाती थी। तो शिवी ने भी हंसते हुए कहा, बस तो फिर मैं अपनी मम्मा पर जो गई हूँ तो उनके जैसी तो होंगी ना। फिर थोड़ा सा सैड होते हुए कहा, नानू, आपसे एक बात पूछूं? तो मनोज जी ने शिवी के सॉफ्ट वालों को सहलाते हुए कहा, एक क्या 10 बातें पूछो। अपने शिवी के हर सवाल का जवाब होता है उसके नानू के पास। तो शिवी ने बर्गर को वापस बॉक्स में रखते हुए कहा, मेरी डैड कैसे दिखते थे? पता है, मेरी स्कूल में जो बच्चे हैं ना, उन सभी को उनके डैड लेने के लिए स्कूल भी आते हैं और वो उनके पास पिकनिक पर भी जाते हैं उनके साथ, पर मैंने तो अपने डैड को भी नहीं देखा। क्या उनकी एक भी फ़ोटो नहीं है हमारे पास? शिवी की इस बात को सुनकर मनोज जी भी थोड़ा सा सीरियस हो गए। वो मन ही मन बोले, अब क्या जवाब दूँ इस बच्ची के सवाल का? आखिर इसका सवाल गलत भी तो नहीं है, इसने तो अपने डैड को देखा ही नहीं। अब जैसे जैसे यह बड़ी होगी इसके सवाल भी तो बढ़ेंगे ना। फिर उन्होंने कुछ सोच कर शिवी से कहा, फोटो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन तुम काफ़ी हद तक अपने डैड से मिलती जुलती हो। जैसे तुम्हारी आदतें अपनी मम्मा जैसी है, वैसे ही तुम्हारा चेहरा अपने डैड से मिलता जुलता है। तो शिवी ने खुश होते हुए कहा, सच्ची नानू, मैं अपने डैड जैसे दिखती हूँ? तो मनोज जी ने हंसते हुए कहा, हाँ मेरी क्यूटी पाई, तुम बिल्कुल अपने दादा जैसे दिखती हो, तुम बिल्कुल अपने डैड जैसे दिखती हो। फिर शिवी जल्दी से बेंच से नीचे उतरती हुई बोली, नानू, मेरा पेट भर गया, अब तो मम्मा भी शॉप पर चली गई होंगी, चलिए अब घर चलते हैं, मुझे अब नींद आ रही है। तो मनोज जी भी खड़े होते हुए उसे गोद में उठाते हुए कहा, चलो तुम मेरी कंधे पर सर रखकर सो जाओ, मैं घर जाकर तुम्हें तुम्हारे बेड पर सुला दूंगा। दरअसल आज संडे था तो शिवी स्कूल नहीं गई थी और हर संडे वो अपने नानू के साथ बाहर घूमने ज़रूर आती थी। शिवी ने भी अपना सिर मनोज जी के कंधे पर रख लिया और कुछ ही देर में वो भी सो गई। मनोज जी का घर। मनोज जी ने शिवी को उसके रूम में सुला दिया था। शिवी का रूम छोटा सा था पर बहुत ही ज़्यादा प्यार था उसमें। शिवांगी के सारे फेवरेट टॉयज़ भी रखे हुए थे। शिवांगी को अपना फेवरेट टॉयज़ जो कि एक बनी था, उसे पकड़कर सोना पसंद था। उसके बिना वो सोती ही नहीं थी। मनोज जी वापस आकर हॉल में सोफे पर बैठ गए और वसुधा जी भी उनके लिए चाय लेकर आई और उन्हें पकड़ाते हुए कहा, सो गई शिवी? तो मनोज जी ने चाय का कप उठाते हुए कहा, हाँ वसुधा सो गई। वसुधा जी को मनोज जी के चेहरे पर थोड़ी परेशानी वाले भाव नजर आए तो वो उनके पास ही बैठते हुए बोली, क्या हुआ, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं? तो मनोज जी ने चाय का एक सिप लिया और फिर वसुधा जी की तरफ देखते हुए कहा, हमारी शिवी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है और इसी तरह उसकी मन में कई तरह के सवाल भी बढ़ने लगे हैं। तो वसुधा जी ने उदास होते हुए पूछा, क्या उसने फिर से रणविजय के बारे में पूछा कुछ? तो मनोज जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ वसुधा, इसमें इस मासूम का भी क्या दोष? हर बच्चों की तरह वो भी अपने डैड और उनके प्यार के लिए तरसती है ना। हम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन एक बाप के प्यार की कमी पूरी नहीं कर सकती। जब वो और बच्चों को अपने पिता के साथ देखती होगी तो उसकी मासूम मन कितना उदास होता होगा ना। वसुधा जी ने कहा, क्या इस बारे में हम श्री से कुछ बात करें? तो मनोज जी ने कहा, तुम जानती हो ना कि श्री क्यों नहीं चाहती है कि रणविजय को उसके बच्चे के बारे में पता चले, और तुम भी जानती हो रणविजय को अगर पता चला कि शिवांगी उसकी बेटी है तो कहीं वो वापस श्री को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में लाने के लिए प्रेशराइज करेगा। और देखो वसुधा, बड़ी मुश्किल से श्री ने खुद को संभाला है और मैं नहीं चाहता हूँ कि श्री अब फिर से वही सब फेस करे, इसलिए सब कुछ समय पर छोड़ दो। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो श्री को अपनी माँ के साथ बाप का प्यार भी नसीब होगा। वसुधा जी ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, मनोज जी,
श्री के आगे अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी उसकी उम्र ही क्या है। अभी तो चलो हम उसके साथ हैं, कल को हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा मेरी श्री का। आपको भी पता है कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा बुरी है। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद, मनोज जी, मैंने कुछ सोचा है। तो मनोज जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या, बताओ। तो वसुधा जी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्यों ना हम श्री की दूसरी शादी के बारे में सोचें। श्री रणविजय के पास वापस नहीं जाना चाहती है, लेकिन ऐसे वो पूरी ज़िंदगी अकेले भी तो नहीं बिता पाएगी ना। अगर हम उसका हाथ किसी अच्छे लड़के के हाथ में दे दें तो शायद सुकून से हम भी इस दुनिया से विदा हो सकेंगे, वरना सोते जागते मुझे श्री की चिंता सताए जाती है। मनोज जी ने कहा, तुम सही कह रही हो। श्री को अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीने का पूरा हक है। मैं कल ही श्री से इस बारे में बात करूंगा। श्री अपने शॉप पर फ्लावर को अच्छे से अरेंज करके रख रही थी। शॉप ओपन होते ही दोपहर तक उसके आधे से ज़्यादा फ्लावर बिक जाया करते थे। उसने अपनी हेल्प के लिए एक लड़की को भी रखा हुआ था, जो अक्सर कई बार ऑर्डर डिलीवरी करने का काम भी करता था। वो लड़का सिर्फ 15-16 साल का ही था, लेकिन बहुत ही सीधा और समझदार था। शाम हो चुकी थी। श्री काउंटर पर बैठी हुई आज का पूरा हिसाब किताब देख रही थी। तभी उस लड़के ने उसके पास आते हुए कहा, दीदी, मैंने पूरा काम खत्म कर लिया है, क्या आज मैं थोड़ा जल्दी घर जा सकता हूँ। वो क्या है ना, मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो श्री ने कहा, क्या हुआ बिट्टू, तुम्हारी माँ की तबीयत तो काफ़ी वक्त से ख़राब है ना, उनका अच्छी जगह इलाज क्यों नहीं करवाते हो। तो बिट्टू ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, दीदी, मैं उन्हें बड़े अस्पताल ले जाना चाहता हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं होते हैं ना, और आपको पता है दवाइयाँ कितनी महंगी आती हैं, इसलिए माँ कहती हैं कि सरकारी डॉक्टर से ही वो अपना इलाज करवा लेंगी। तो श्री ने थोड़ा डांटते हुए कहा, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना बिट्टू। फिर ड्रॉवर से कुछ पैसे निकाल कर उसने बिट्टू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो और अच्छे से अस्पताल में जाकर अपनी माँ का इलाज करवाओ। तो बिट्टू ने पहले उन पैसों की तरफ देखा और फिर श्री की तरफ देखते हुए थोड़ा शर्मिंदगी से कहा, नहीं दीदी, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। तो श्री ने उसे डांटते हुए कहा, बिट्टू, एक तरफ तो तुम मुझे दीदी कहते हो और दूसरी तरफ मुझसे हेल्प भी नहीं लेना चाहते हो। मैं भी तो तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ ना। फिर बिट्टू के हाथ में पैसे रखते हुए कहा, आज ज़्यादा बहस मत करो और चुपचाप जाओ और अपनी माँ का इलाज कराओ। और हाँ, कल सुबह जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ 1-2 दिन तुम छुट्टी ले लो, ताकि अपनी माँ की अच्छे से केयर कर सको। बिट्टू ने कहा, पर दीदी, यहाँ तो इतना सारा काम हो जाता है। तो श्री ने कहा, कोई बात नहीं बिट्टू, क्या मैं 1-2 दिन शॉप को अकेले संभाल नहीं सकती, तुम जाओ। बिट्टू ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, दीदी, आप वाकई में बहुत अच्छी हैं, भगवान आपको दुनिया भर की सारी खुशियाँ दी। कहकर बिट्टू वहाँ से चला गया। श्री ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर थोड़ा उदास होते हुए कहा, सारी खुशियाँ शायद मेरे नसीब में नहीं है बिट्टू, लेकिन जो भी मेरे पास है बेहतर है और मैं उसमें ही बहुत खुश हूँ। श्री फिर वापस चेयर पर बैठ गई और वापस हिसाब किताब करने लगी। तभी थोड़ी देर बाद उसने सामने ही डेस्क पर किसी ने टैप किया। श्री ने सिर उठाकर सामने की तरफ देखा और सामने खड़े शख्स को देखकर श्री का मूड खराब हो गया। उसने रजिस्टर को बंद कर साइड में रखा और सामने खड़े शख्स से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो। वो वो शख्स जो देखने में करीब 27-28 साल का लड़का था, वो श्री को देखकर मुस्कुराया, फिर एक सरसरी निगाह से उस शॉप को देखते हुए कहा, मेरे ख्याल से ये फ्लावर शॉप है ना श्री। तो श्री ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों, अपनी आंखों पर भरोसा नहीं है क्या। तो शख्स ने कहा, तुम इतना चिढ़ती क्यों हो, मैं तो बस नॉर्मली तुमसे बात कर रहा हूँ ना, वैसे मुझे बुके चाहिए। तो श्री ने कहा, खुद ही अंदर जाकर ढूंढ लो जिस तरह का बुके तुम्हें चाहिए। तो शख्स ने कहा, अगर तुम मुझे अपने हाथों से वो बुक दे दो तो। श्री ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम्हें अगर बुके चाहिए तो अंदर जाकर खुद से पसंद कर लो, और अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से चलते बनो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। उस शख्स का नाम था अविनाश, जो मसूरी के ही एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था और पिछले कुछ सालों से श्री के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। हालांकि श्री उसे कई बार इग्नोर कर देती थी, लेकिन वो अक्सर ही श्री की दुकान पर आ टपकता था और जानबूझकर उससे बात करने की कोशिश करता था। श्री का जवाब सुनकर उस शख्स ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे वो बुके तुम्हारे लिए चाहिए तो। इस बार श्री ने गुस्से से अपने पास रखे हुए एक हॉकी स्टिक को उठाया और उस शख्स की तरफ बढ़ाते हुए बोली, तो मैं ऐसे नहीं मानूंगी, है ना। तुम्हें कई बार कहा है कि ये अपना मुंह उठाकर मेरी शॉप पर मत आया करो, पर नहीं, हद अव्वल दरवाजे के बेशरम हो तुम। श्री को अपनी तरफ आगे लेकर बढ़ते हुए देखकर वो शख्स पीछे की तरफ
कदम लेते हुए बोला, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? सिर्फ तुमसे बुके ही तो लेना था ना। तुम क्या अपने कस्टमर के साथ ऐसा बिहेव करती हो? तो श्री ने उस हॉकी स्टिक को अपने दूसरे हाथ में पकड़ते हुए एक फेक स्माइल के साथ कहा, जब तुम जैसे बेशरम कस्टमर मेरे शॉप पर आते हैं ना, तो मैं उन्हें यही ट्रीटमेंट देती हूँ। अब चुपचाप यहाँ से जा रहे हो कि इसी हॉकी स्टिक से तुम्हारा सर फोड़ दूँ। अविनाश जानता था कि श्री सिर्फ उसे धमकी नहीं दे रही है, वो वाकई में ऐसा कर भी देगी, क्योंकि एक दो बार पहले भी श्री ने उस पर अपना हाथ साफ किया था। उसने अपनी बाइक पर बैठते हुए कहा, हाँ हाँ जा रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैंने हार मान ली है। तुम्हें मना कर रहूँगा, और देख लो इस पूरे मशहूरी में मुझसे अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। श्री ने उस हॉकी स्टिक को हवा में लहराते हुए कहा, निकलो यहाँ से अविनाश, वरना टूटी फूटी हालत में अपने घर जाओगे। इससे पहले कि वो हॉकी से अविनाश को मार पाती, अविनाश ने जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट किया और वहाँ से निकल गया। श्री ने अपनी हॉकी स्टिक को नीचे किया और कहा, जब देखो मेरा मूड खराब करने आ जाता है, इडियट। तभी उसके शॉप के बगल वाली शॉप से एक आदमी बाहर आया और कहा, श्री बिटिया क्या हुआ? क्या ये फिर से तुम्हें परेशान करने आया था? तो श्री ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अंकल इसका तो काम ही यही है, लोगों को परेशान करना। तो उस आदमी ने कहा, बेटा अगर ये तुम्हें ज़्यादा परेशान करे तो हमें बताना, हम सब इसकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। तो श्री ने हंसते हुए कहा, अंकल ऐसे लोगों के लिए तो मैं खुद अकेले ही काफ़ी हूँ। श्री वापस अपनी शॉप पर आ गई और थोड़ी देर वहाँ काम करने के बाद उसने शॉप को क्लोज कर दिया और अपनी स्कूटी लेकर वहाँ से निकल गई। मुंबई एक 7 स्टार होटल में काफ़ी बड़े लेवल पर एक पार्टी दी जा रही थी। इस पार्टी में शहर का बड़ों से बड़ा बिजनेसमैन मौजूद था। दरअसल ये पार्टी इस 7 स्टार होटल की इनॉग्रेशन की खुशी में दी गई थी और ये 7 स्टार होटल रणविजय चौहान का था, जिसकी ओपनिंग आज ही हुई थी। वहाँ मौजूद मेहमान एक दूसरे से बात करते हुए बोले, अभी तक मिस्टर चौहान आए क्यों नहीं? पार्टी उन्होंने दी है तो उन्हें तो यहाँ मौजूद होना चाहिए ना। तभी दूसरे आदमी ने कहा, शायद वो अब इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं कि उनके पास अपनी ही पार्टी के लिए वक्त नहीं है। कहने के साथ ही वो आदमी हंसने लगा। तो वो पहले वाले आदमी ने कहा, तुम्हारी बात सही है, उनके पास वाकई में अब वक्त की कमी है। देखा नहीं इस कुछ दिनों में ही कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनकी कंपनी को मिले हैं। अगर एक बार मिस्टर चौहान मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाए, फिर तो हमारी भी चांदी ही चांदी। तो दूसरे वाले आदमी ने ठंडी आह भरते हुए कहा, पर हमारे ऐसे नसीब कहाँ। तभी वहाँ मौजूद सभी लोगों की नज़रें मेन एंट्रेंस पर गई, जहाँ से रणविजय चौहान ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहने हुए बड़े ही एरोगेंट वे के साथ अंदर आ रहा था। उसके पीछे ही उसके बॉडीगार्ड भी थे, जो हथियारों से लैस थे। रणविजय चौहान की मौजूदगी वहाँ सभी लोगों को चुप रहने के लिए मजबूर कर रही थी, क्योंकि रणविजय चौहान का स्ट्रॉन्ग और ऑरा हर किसी को इम्प्रेस कर रहा था। जैसे ही रणविजय ने पार्टी में एंट्री ली, वहाँ मौजूद मीडिया जल्दी से उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनके पास गई। रणविजय चौहान ने उन सभी के सवालों के जवाब बहुत ही परफेक्ट तरीके से दिए और फिर अपनी सेक्रेटरी को उन्हें वहाँ से हटाने के लिए कहा। अनुराग, जो रणविजय के पीछे ही खड़ा था, उसने उन सभी जर्नलिस्ट से कहा, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो प्लीज़ अब आप पार्टी एंजॉय कीजिए। रणविजय ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और वो जर्नलिस्ट भी वहाँ से हट गए, क्योंकि उन्हें पता था कि रणविजय ने अगर आगे से किसी सवाल का जवाब ना देने का मन बना लिया है तो वो नहीं देगा, और अगर उन्होंने ज़बरदस्ती की तो शायद उसका गुस्सा बढ़ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ जर्नलिस्ट को रणविजय ने उसकी नौकरी से ही हटवा दिया था, क्योंकि उन्होंने कुछ क्वेश्चन ही ऐसे पूछ लिए थे। रणविजय की पार्टी में आते ही बाकी के बिजनेसमैन पर्सनली उससे जाकर मिल रहे थे। रणविजय के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल ही शांत नज़र आ रहे थे, लेकिन वो लोगों से बहुत ही कम बात कर रहा था। कुछ देर वो बाकी के बिजनेसमैन से मिला और अनुराग को आगे की पार्टी संभालने का कहकर वहाँ से निकल गया। रणविजय अक्सर इन पार्टी में सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ही आता था, भले ही वो पार्टी उसकी खुद की ही दी हुई क्यों ना हो। बाहर आकर उसने अपनी गाड़ी के पास खड़े हुए ड्राइवर से कहा, तुम दूसरी गाड़ी से आ जाना। कहकर रणविजय ने ड्राइवर से गाड़ी की चाबी ली और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी का डोर बंद करते ही रणविजय के चेहरे के भाव, जो अभी तक शांत नजर आ रहे थे, अचानक उसकी आंखों में एक अजीब ही तरह की बेचैनी नजर आई। रणविजय ने अपनी गाड़ी में कुछ ढूंढा और तभी उसे डैशबोर्ड में ही अपनी वो पसंदीदा चीज़ मिल गई। रणविजय ने जल्दी से उसे निकाला और उसका ढक्कन खोलकर उसे अपने होठों से लगा लिया। एक ही सांस में रणविजय ने उस शराब की बोतल को खाली कर दिया। शराब को पीने के बाद रणविजय को जैसे एक सुकून सा मिला,
इन कुछ सालों में रणविजय भले ही दुनिया वालों के सामने जितना भी कॉन्फिडेंट, जितना भी खुद को शांत दिखाने की कोशिश करे, लेकिन अपने अंदर की बेचैनी को ख़त्म करने के लिए उसे शराब का सहारा लेना ही होता था। स्त्री को गए इतने साल बीत चुके थे, पर रणविजय अभी भी उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पाया था। स्त्री के जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि स्त्री उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत थी। स्त्री खुद तो चली गई, पर उसकी ज़िंदगी का चैन और सुकून भी अपने साथ ले गई। उसने स्त्री को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर नहीं ढूंढ पाया। उस पार्टी वाली रात के 2 दिन बाद ही स्त्री और उसके पेरेंट्स ने उस शहर को छोड़ दिया था, वो भी किसी को बिना बताए। उसके बाद से लेकर आज तक रणविजय उसे हर जगह ढूंढता फिर रहा था। वो लोग कहाँ गए, कहाँ रह रहे हैं, इस बारे में रणविजय कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा था, और यही बात कई बार उससे फ्रस्ट्रेट कर देती थी। उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और बोतल को साइड की सीट पर फेंक कर गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। हाईवे पर उसकी गाड़ी फुल स्पीड के साथ दौड़ी जा रही थी। इसी के साथ स्त्री की यादें उसे फिर से बेचैन करने लगी। उसने सुनसान जगह पर साइड में ही अपनी गाड़ी रोकी और फिर साइड की सीट पर पड़ी हुई शराब की बोतल को वापस उठाकर उसे अपने होठों से लगा लिया। कुछ ही देर में उसने उस बोतल को भी ख़त्म कर दिया और अपना सिर गाड़ी की सीट से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। श्री, कहाँ हो तुम? प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझे जो मर्जी आए सजा दो, पर मुझसे दूर मत जाओ। रणविजय अभी नशीली आवाज़ में बोल रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा, जो डैशबोर्ड पर ही रखा हुआ था। रणविजय ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी फ़ोन की तरफ देखा और हाथ आगे बढ़ाकर उसने फ़ोन को उठा लिया। फ़ोन पर उसकी माँ का नंबर शो हो रहा था। रणविजय ने कॉल पिक की और कान पर लगाते हुए कहा, क्या हुआ मॉम? सामने से कादम्बरी जी ने कहा, रणविजय इतना लेट हो गया है, तुम घर कब लौटने वाले हो? तो रणविजय ने कहा, आ जाऊंगा मॉम, वैसे भी मैं यहाँ पार्टी में आया हुआ था, आपको बताया तो था। तो कादम्बरी जी ने कहा, मुझे अनुराग ने बताया कि तुम काफ़ी देर पहले ही वहाँ से निकल चुके हो, तो अब तुम कहाँ हो? देखो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है रणविजय, प्लीज़ वापस लौट आओ। तो रणविजय ने कहा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं आ रहा हूँ। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और वापस गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गया। चौहान हवेली। देर रात रणविजय की गाड़ी चौहान हवेली के अंदर एंटर हुई और वो गाड़ी से बाहर आया और अपने कदम मेन एड्रेस की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही वो हॉल में आया तो उस वक्त हॉल में बिल्कुल ही अंधेरा था, बस हल्की हल्की रोशनी ही नज़र आ रही थी। रणविजय इस बात की परवाह किए बिना ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी एकदम से हॉल की लाइट ऑन हो गई। रणविजय के बढ़ते कदम रुक गए क्योंकि उसके कानों में उसकी माँ की आवाज़ आई, रणविजय रुको। रणविजय ने पलटे ही अपनी माँ से कहा, बिना पीछे पलटे ही अपनी माँ से कहा, मॉम आप अब तक जाग रही हैं, आपको सो जाना चाहिए था। कादम्बरी जी अपनी व्हीलचेयर के सहारे रणविजय के सामने आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, जिसका बेटा इतनी रात को घर से बाहर हो, उस माँ को चिंता की वजह से नींद आएगी ही नहीं। तुम क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो रणविजय? और आज तुमने फिर से शराब पी। रणविजय ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, मॉम आप जानती है ना कि शराब के बिना मैं नहीं रह पाता हूँ, मुझे अलग ही बेचैनी होने लगती है। कादम्बरी जी ने रणविजय की बात सुनकर रूंधे गले से कहा, बेटा ये शराब तुम्हें धीरे धीरे खोखला कर रही है, प्लीज़ इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, रणविजय मेरे ख्याल से तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, बेहतर होगा कि तुम किसी अच्छी लड़की के साथ। कादम्बरी जी का इतना कहना था कि रणविजय ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, आप बार बार मेरे सामने ये बात क्यों करती हैं मॉम? नहीं करनी मुझे दूसरी शादी। श्री जहाँ भी होगी मैं उसे ढूंढ ही लूँगा। कादम्बरी जी को ऐसा कहकर रणविजय अभी 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ा ही था कि कादम्बरी जी ने गुस्से से कहा, वो नहीं रहना चाहती थी तुम्हारे साथ रणविजय, और अगर उसे तुम्हारे साथ रहना होता तो कब का तुम्हारे पास लौट आई होती। अपनी माँ की बात सुनकर रणविजय के बढ़ते कदम रुक गए। उसने पलटकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, वो सब मैं नहीं जानता, अगर मुझे पूरी उम्र भी लग जाती है ना उसे ढूंढने में, तो भी मैं उसे ढूंढ लूँगा और अपने पास वापस लेकर आऊँगा। कहकर रणविजय अब बिना कादम्बरी जी की कोई बात सुने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चला गया। कादम्बरी जी ने अफसोस से अपने बेटे को जाते हुए देखा और कहा, अगर श्री तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लौट आई तो यकीन मानो रणविजय, मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से घुट घुट कर जीते नहीं देख सकती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आए ताकि तुम श्री की यादों से बाहर निकल सको। तुम चाहे तैयार ना हो,
पर मैं कोशिश करना बंद नहीं करूंगी और एक दिन तुम्हें इसके लिए मना कर रहूंगी। फिर कादम्बरी जी अपने रूम की तरफ चली गई। रणविजय अपने रूम में आया और उसने अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंका और पीठ के बल बेड पर ही गिर गया। वो अपने हाथ फैलाए एक टक सीलिंग की तरफ देख रहा था। आज भी वो नींद में बेड पर श्री को ही ढूंढता था, लेकिन जब उसकी आँख खुलती तब उसे एहसास होता कि वो तो कब का उसे छोड़कर जा चुकी है। और ये बात याद आते ही रणविजय का दिल बेचैनी से भर उठता था। मसूरी। शिवांगी अपनी बेड पर अपनी बनी को टाइटली हक करके सो रही थी। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और श्री ने अंदर जाते हुए कहा, शिवी, तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? देर हो रही है बेटा, जल्दी चलो। पर श्री की आवाज़ सुनकर शिवांगी टस से मस नहीं हुई। श्री उसके पास ही बैठ गई और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बच्चे, देर हो जाएगी, चलो उठो जल्दी से, तुम्हें तैयार भी होना है। शिवांगी ने नींद में ही क्यूट सा पाउट बनाते हुए कहा, मम्मा, आज रहने दो ना, मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का। कहकर वो करवट बदल कर वापस सो गई। श्री ने स्माइल करते हुए कहा, इस लड़की को पता नहीं स्कूल जाने के नाम पर क्या प्रॉब्लम होती है। उसने शिवांगी को उठाकर अपनी गोद में बिठाया और प्यार से उसके बालों को चूमते हुए कहा, तुम्हें रोज़ रोज़ क्यों छुट्टी करनी होती है शिवी? देखो, वहाँ पर और भी तो बच्चे जाते हैं ना। शिवी ने अपनी छोटी छोटी बाहें अपनी माँ की कमर में लपेटी और उनिंदी आवाज़ में कहा, पर मुझे तो आपकी याद आती है ना वहाँ पर। एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ चलिए। कहकर शिवी ने अपना छोटा सा सर उठाकर अपनी मम्मा की तरफ देखा। इस वक्त वो इतनी क्यूट लग रही थी कि श्री ने प्यार से उसके गालों को पिच करते हुए कहा, बच्चे, अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी स्कूल जाऊंगी तो फिर शॉप कौन संभालेगा? बोलो। तो शिवांगी ने कहा, तो फिर एक काम करो, आज आप मुझे स्कूल छोड़ने चलो, मैं स्कूल बस से स्कूल नहीं जाऊंगी। तो श्री ने कहा, पर बेटा, मुझे शॉप ओपन करने में देर हो जाएगी। तो शिवी ने जिद करते हुए कहा, फिर मैं भी स्कूल नहीं जा रही। श्री ने अब एक गहरी सांस भरते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं खुद तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊंगी। अब चलो, जल्दी से ब्रश करो। कहकर श्री ने उसे गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद श्री उसके बालों को संवारते हुए बोली, देखो, अब वहाँ किसी बच्चे से कोई फाइट मत करना, ठीक है? मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, वरना सब क्या कहेंगे कि इसकी माँ ने इसे कुछ नहीं सिखाया। क्या? तो शिवी ने कहा, ऐसा कोई बोलकर तो दिखाए, मेरी मम्मा को ऐसे कोई बोल भी नहीं सकता, वरना मैं उसे पी। कहते हुए शिवी रुक गई क्योंकि श्री उसे घूर कर देख रही थी। तो शिवांगी ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी मम्मा, पर मैं उसे डांटूंगी तो सही ना कि मेरी मम्मा के बारे में कुछ गलत मत बोलो। तो श्री ने स्माइल करते हुए कहा, अगर तुम अच्छे बच्चे की तरफ बिहेव करोगी तो तुम्हारी मम्मा को कोई भी बुरा नहीं कहेगा, इसलिए तुम एक गुड गर्ल बन के रहो, ठीक है? अब चलो, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, फिर मैं तुम्हें स्कूल छोड़ते हुए वहीं से शॉप के लिए निकल जाऊंगी। कुछ देर बाद श्री ने शिवांगी को उठाकर स्कूटी पर बिठाया और उसके सर पर एक छोटा सा हेलमेट पहनाया और फिर खुद भी हेलमेट पहनकर स्कूटी पर बैठ गई। शिवांगी ने श्री की कमर को कसकर अपनी छोटी छोटी बाहों में पकड़ लिया। तो फिर श्री ने स्कूटी स्टार्ट कर दी। शिवांगी का स्कूल वहाँ से आधे घंटे की दूरी पर था। शिवांगी अपनी मम्मा की कमर पकड़े हुए बोली, मम्मा, एक बात बताइए। तो श्री ने आगे की तरफ देखते हुए स्कूटी चलाते हुए ही कहा, हाँ बोलो। तो शिवांगी ने कहा, मम्मा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आपके पास मेरे डैड की फ़ोटो क्यों नहीं है? आजकल तो फ़ोन में सभी की फ़ोटो होती है ना, तो फिर आपके पास क्यों नहीं है? ये सुनकर श्री, जो स्कूटी चला रही थी, अचानक से ही उसने ब्रेक मारी। इसी के साथ वो थोड़ा आगे की तरफ झुकी, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि शिवांगी उसके पीछे बैठी है। उसने पलटकर शिवांगी की तरफ देखा और कहा, बेबी, तुम ठीक तो हो ना? तो शिवांगी ने कहा, हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ, पर आपने ऐसे स्कूटी क्यों रोकी? तो श्री ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही, आगे कोई आ गया था। कहकर श्री ने वापस स्कूटी स्टार्ट कर दी। तो शिवांगी ने दोबारा अपना सवाल दोहराया, मम्मा, आपने बताया ही नहीं, आपके पास मेरे डैड की फ़ोटो क्यों नहीं है? श्री को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। ऐसे ही उसने कोई भी बहाना सोचते हुए कहा, मेरे पास पहले तस्वीर थी, पर वो क्या है ना कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो पहले की जितनी भी तस्वीर थी वो सारी डिलीट हो गई। तो शिवांगी ने कहा, फिर आपके पास वैसे भी तो फ़ोटो होनी चाहिए ना एल्बम में, जैसे आपकी, मेरी, नानू और नानी की है। तो श्री ने उसकी बात टालते हुए कहा, शिवी,
तुम मुझसे ज़्यादा बातें मत करो, मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, प्लीज़ मुझे स्कूटी चलाने दो। शिवांगी ने मन ही मन कहा। मैं जब भी डैड के बारे में पूछती हूँ, मम्मा कोई ना कोई बहाना बना देती हैं, पता नहीं क्यों मुझे बताना ही नहीं चाहती कुछ देर बाद श्री की स्कूटी शिवांगी के स्कूल के सामने आकर रुकी। श्री खुद स्कूटी से नीचे उतरी, फिर उसने शिवांगी को उठाकर नीचे उतारा और कहा, चलो अब जाओ अंदर। कहकर श्री शिवांगी के सर के हेलमेट उतारने लगी तो शिवांगी ने श्री को झुकने के लिए कहा। तो श्री समझ गई कि शिवांगी ऐसा क्यों कह रही है, इसलिए वो हल्का सा शिवांगी के चेहरे के पास आई तो शिवांगी ने अपनी मम्मी के दोनों गालों पर किस किया और कहा, मुझे लेने भी आना होगा। तो श्री ने प्यार से शिवांगी के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, देखो बेबी, मैं नहीं आ सकती, पर मैं तुम्हारे नानू को बोल दूंगी, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। अब तो ठीक है ना। तो शिवांगी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमेशा ऐसे ही करती हैं मम्मा, पहले आप मुझे कितना प्यार करती थी, पर अब जब से आपने मुझे स्कूल में एडमिशन कराया है ना, आप मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती। तो श्री ने हंसती हुई शिवांगी के फूले हुए गालों को पिंच करते हुए कहा, बहुत बातें बनाने लगी हो तुम्हें पता है ना कि मैं उस वक्त शॉप पर होंगी और मैं बीच में शॉप छोड़कर नहीं आ सकती। तुम्हारे नानू आएंगे ना तुम्हें लेने के लिए, तो मैं तुम्हारे नानू से कहूँगी कि वो तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाने ले जाएं। अब तो ठीक है ना। ये सुनकर शिवांगी एकदम से खुश हो गई, फिर श्री को बाय करके स्कूल की तरफ बढ़ गई। श्री तब तक वहाँ खड़ी रही जब तक कि शिवांगी गेट से अंदर नहीं चली गई। शिवांगी के जाते ही श्री ने अपना हेलमेट लगाया और वापस स्कूटी पर बैठकर वहाँ से निकल गई। श्री अपनी शॉप पर आई थी कि तभी वहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ देखकर उसने सोचा, यहाँ क्या हुआ और इतने लोग क्यों इकट्ठा हैं। दरअसल वो सभी लोग वापस आसपास की शॉप के ऑनर ही थे। श्री ने अपनी स्कूटी साइड में लगाई और वहां पहुंचकर एक आदमी से पूछा, अंकल क्या हुआ और आप सभी लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा, बेटा हमें जल्दी से ही ये मार्केट खाली करना होगा। तो श्री ने शॉक्ड होते हुए पूछा, पर क्यों। तो उस आदमी ने कहा, दरअसल यहाँ पर एक बड़ी कंपनी का होटल बनाना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये जगह और उसके आसपास की सारी ज़मीन खरीद ली है। तो श्री ने कहा, पर इसका तो कोई नोटिस भी हमें नहीं मिला, फिर अचानक से ऐसे शॉप खाली करना। तो दूसरे आदमी ने भी परेशान होते हुए कहा, बेटा ये ज़मीन जिस आदमी की थी उसने खुद कंपनी से सौदा कर लिया है और उस कंपनी ने इस लैंड ओनर को अच्छी खासी रकम दी है, और तुम तो जानती हो ना कि ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, तो वो किसी को भी बिना बताए बेच सकता है। तो श्री ने कहा, पर अंकल कम से कम शॉप खाली करने के लिए 1 महीने का नोटिस तो दिया जाता है ताकि हम कोई दूसरी जगह पर शॉप देख सकें। तो उस आदमी ने कहा, बेटा पैसों के आगे किसकी चलती है, यहाँ के मालिक के आदमी सुबह सुबह ही आए थे और उन्होंने ही हमें कहा है कि अगले 3 दिन में ये जगह हमें खाली करनी होगी, नहीं तो बुलडोजर चढ़ाकर सारी दुकानों को ढहा दिया जाएगा। अब ये सुनकर श्री परेशानी में पड़ गई, क्योंकि इतनी जल्दी कोई दूसरी शॉप ढूंढना और वहाँ पर सेटल होना इतना आसान नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं था कि फाइनेंशियली श्री को किसी तरह की परेशानी थी, लेकिन उसे उन लोगों के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था जिनकी रोजी रोटी का ज़रिया ये दुकान ही थी। और श्री अपनी तरफ इमोशनल नज़रों से देखने लगी, अपनी दुकान की तरफ। कितनी मेहनत से उसने इस शॉप को यहाँ सेटल किया था और उसकी मेहनत का नतीजा ही था कि पूरी मार्केट में सबसे ज़्यादा श्री की शॉप ही चलती थी। श्री का हमेशा से ही एक सपना था कि वो खुद की फ्लावर शॉप खोले, और इस फ्लावर शॉप को खोल के श्री ने अपना वो सपना पूरा भी किया था। अब तो काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर उसे मिलने लगे थे, लेकिन उस आदमी ने सही कहा था कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो जिसे मर्जी आए उसे बेच सकता था। लेकिन फिर भी श्री को कहीं ना कहीं गलत लग रहा था कि कम से कम 1 महीने पहले ही नोटिस दे दिया जाता तो वो सभी अपना बंदोबस्त कहीं और कर सकते थे, और इतनी जल्दी कोई दूसरी जगह पर शॉप ढूंढना इतना आसान भी तो नहीं था। श्री ने कुछ सोच कर वहाँ मौजूद और लोगों से कहा, देखिए भले ही यह उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन इस तरह से अचानक सारी दुकानें खाली करवाना ये लीगल भी नहीं है। अगर हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं तो शायद हमें कुछ वक्त मिल सके। श्री की बात वहाँ मौजूद सभी लोगों को सही लगी। उसमें से एक आदमी ने कहा, बेटा तुम सही कह रही हो, पर वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, हम उनके सामने कहाँ टिक पाएंगे। तो श्री ने कहा, अंकल भले ही
होंगे वो बड़े लोग, पर हम लोग भी तो अपनी जगह पर सही हैं और हमारा सही होना ही हम लोगों की ताकत है। आखिर हम इतने वक्त से यहाँ पर काम कर रहे हैं और आपकी दुकान तो यहाँ करीब 20 साल पुरानी है, तो ऐसे कैसे वो 3 दिन में शॉप को खाली करवा सकते हैं। श्री की बातों से वहाँ खड़े लोगों को अब थोड़ी बहुत हिम्मत मिलने लगी। उन्होंने भी यही सोचा कि अगर उन्हें थोड़ी मोहलत और मिल जाती है तो उनके लिए भी आसानी होगी। सभी ने एक साथ कहा, हाँ श्री बेटा, तुम सही कह रही हो, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और हम सब मिलकर खुद इस प्रॉपर्टी के मालिक से मिलने जाएंगे। सभी को अपने साथ होता देखकर श्री के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, तो ये काम हम लोग आज ही कर लेते हैं, ठीक है ना। सभी ने हामी भरी। फिर श्री ने वहीं पर खड़े बिट्टू से कहा, बिट्टू तुम शॉप ओपन करो, मैं आती हूँ। बिट्टू ने कहा, ठीक है दीदी, आज चिंता मत कीजिए, मैं शॉप संभाल लूँगा। फिर सभी लोग वहाँ से लैंड ऑनर से मिलने के लिए चले गए। कुछ देर बाद एक बड़े से बंगलों के बाहर सभी लोग जमा थे। बाहर खड़े गार्ड ने उन्हें बाहर ही रोकने की कोशिश कर रहे थे। श्री ने उस गार्ड से कहा, देखिए अंकल, हमारा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ एक बार हमें अंदर जाने दीजिए, हम किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। तो उस गार्ड ने कहा, बेटा मैं मजबूर हूँ, मालिक का ऑर्डर है कि आप में से किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए। तो वहीं खड़े दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन हमारा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, देखिए आप हमें जब तक उनसे नहीं मिलने देंगे हम लोग यहीं खड़े रहेंगे और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो उस गार्ड ने कहा, ठीक है, मैं एक बार और मालिक से पूछ कर आता हूँ, आप तब तक यहाँ इंतज़ार कीजिए। कहकर उस गार्ड ने वहीं खड़े दूसरे गार्ड से कहा, तुम यहाँ संभालो, मैं अभी आता हूँ। फिर वो अंदर चला गया और कुछ देर बाद ही वापस लौटा और कहा, आप में से सिर्फ 2-3 लोग ही अंदर जा सकते हैं, आप सभी को एक साथ अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो श्री ने कहा, ठीक है। फिर पीछे खड़े और लोगों से कहा, आप में से 2-3 लोग मेरे साथ चलिए। तो उसमें से एक बूढ़े अंकल और एक करीब 35 से 36 साल के आदमी ने आगे आते हुए कहा, श्री हम तुम्हारे साथ चलते हैं। श्री उन लोगों को लेकर अंदर चली गई। बाकी सभी लोग बाहर खड़े होकर ही उनका वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद श्री और वो दोनों लोग एक आदमी के सामने खड़े हुए थे। वो आदमी अपने सोफे पर काफ़ी रौबदार तरीके से बैठा हुआ था। सबसे पहले बूढ़े आदमी ने कहा, सर हम आपको हर महीने टाइम से ही किराया देते हैं और हम आपके बहुत पुराने किराएदार भी रहे हैं, लेकिन अचानक से इस तरह से आपने 3 दिन का कहकर उस शॉप को खाली करने के लिए कहा। आप खुद सोचिए, हम सब लोग इतनी जल्दी दूसरी जगह का बंदोबस्त कैसे करेंगे, कम से कम हमें कुछ वक्त तो दीजिए। तो सोफे पर बैठे हुए आदमी, जिसका नाम विशंभर सिंह था, उसने बड़े ही रूड तरीके से कहा, तो तुम लोगों की सहूलियत के चक्कर में मैं अपना नुकसान कर दूं? इतनी अच्छी डील हुई है मेरी ज़मीन के साथ, और वैसे भी वो मेरी ज़मीन है, मैं जब मर्जी आए उसे रातों रात खाली करवा सकता हूँ। अरे 3 दिन का टाइम तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दिया मैंने। श्री को उसका इस तरह से बात करना पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी शांत लहजे में कहा, देखिए सर, लीगली भी ये सब सही नहीं है, आपको कम से कम 1 महीने का नोटिस हमें देना चाहिए था। तो विशंबर सिंह ने उसे घूरते हुए कहा, लड़की, मेरे सामने तुम मुझे धमकी दे रही हो? लीगल क्या है और क्या नहीं वो मैं देख लूँगा, पर 3 दिन के बाद मुझे वो पूरा मार्केट खाली चाहिए। तो श्री ने भी काफ़ी निडरता से कहा, तो ठीक है, हम लोग भी वहाँ से टस से मस नहीं होने वाले, मैं भी देखती हूँ कि आप क्या करेंगी। अगर आप अपनी ज़िद पर बने हुए हैं तो अब हमारी भी ज़िद देखिएगा, और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि हमारी मांग कोई गलत नहीं है। विशंबर सिंह पहले तो उसे हैरानी से देखता रहा कि इतनी छोटी सी लड़की उसे ही धमकी दे रही है। फिर उसने थोड़ा नर्म लहजे से कहा, देखो, इस ज़मीन का मालिक अब मैं नहीं कोई और है, क्योंकि डील उसके साथ शाइन हो चुकी है। अगर मैं नहीं तो वो इस ज़मीन को खाली करवाएगा, तब तुम क्या कर लोगी? वैसे भी वो इंसान बहुत पावरफुल है और बहुत पैसे वाला है, उसके सामने तुम लोग टिक नहीं पाओगे। तो श्री ने कहा, हमें परवाह नहीं है कि वो इंसान कितना भी पावरफुल हो, लेकिन जहाँ सच और इंसाफ की बात आती है तो जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, और आप भी जानते होंगे कि हम सही हैं। कहकर श्री ने अपने साथ आए लोगों से कहा, चलिए अंकल, अब हम भी देखते हैं कि ये हमसे ज़मीन कैसे खाली करवाते हैं। कहकर श्री ने एक नज़र विशंबर सिंह की तरफ देखा और उन लोगों के साथ
बाहर निकल गई। विशंबर सिंह गुस्से से बोला, ये लोग कहीं मेरी डील ही कैंसिल ना करवा दें। मुझे अब उनसे उनसे ही बात करनी होगी। फिर उसने एक नंबर डायल किया और सामने से फ़ोन पिक करने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद मुंबई। रणविजय अपने कैबिन में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। वहीं उसके सामने अमन किसी फाइल को गौर से देख रहा था। तभी रणविजय का फ़ोन रिंग करने लगा। रणविजय ने बिना फ़ोन की तरफ देखे ही हाथ बढ़ाकर उस फ़ोन को उठाया और पिक करके कान पर लगा लिया और चेयर पर लीन होते हुए कहा, हाँ बोलो विशंबर सिंह, क्यों कॉल किया है? तो सामने से विशंबर सिंह ने कहा, सर मैंने आपसे वो प्रॉपर्टी की डील तो कर ली है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो रणविजय ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, परेशानी हो गई है? किस बात की? तो विशंबर सिंह ने वहाँ की सारी सिचुएशन रणविजय को बता दी, जिसे सुनकर रणविजय ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा, क्या ये मेरी नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम है कि उस ज़मीन को पूरी तरह से क्लियर करवा कर मुझे दो। तुम्हें मैंने ज़मीन की 3 गुना ज़्यादा कीमत दी है, तो क्या तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकते? तो विशंबर सिंह ने घबराते हुए कहा, सर मैंने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग भी अब जिद पर आ गए हैं। कहते हैं कि 1 महीने से पहले वो ज़मीन खाली नहीं करेंगे। तो रणविजय ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या विशंबर सिंह? इस ज़मीन के बारे में बात 2 महीने पहले से ही हो रही है, तब तुमने ये कदम क्यों नहीं उठाया? तब तुम्हें 1 महीने का नोटिस देना चाहिए था ना। फाइनली डील तो हमारी 3 दिन पहले ही शाइन हुई है ना। तो विशंबर सिंह ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, सर वो मुझे लगा था कि एक बार डील हो जाए तो उसके बाद ही मैं उन्हें यहाँ से हटाने की बात करूँगा। तो रणविजय ने कहा, अब वो ज़मीन मेरी है और मैं अपने प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और वैसे भी वहाँ पर 10 दिन बाद काम शुरू होने वाला है और मैं किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहता। तुम्हारी जिम्मेदारी है वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कहकर रणविजय जैसे ही फ़ोन रखने लगा, तभी विशंबर सिंह ने जल्दी से कहा, सर मेरी बात सुन लीजिए, यह प्रॉब्लम मुझसे हैंडल नहीं होगी, क्योंकि वो लोग, खास करके वो लड़की, वही सब कुछ सिखा रही है इन सब के लिए। तो रणविजय ने अपनी आंखें छोटी कर कहा, एक लड़की? क्या तुमसे एक लड़की हैंडल नहीं हो रही? एक काम करो, कुछ पैसे उसके मुंह पर दे मारो, अपने आप उसका मुंह बंद हो जाएगा। तो विशंबर सिंह ने कहा, सर वो ऐसी नहीं है, उसे पैसों का कोई लालच नहीं है। मैं उसे कई सालों से जानता हूँ, तो बेहतर होगा कि इस मैटर को आप ही हैंडल कीजिए, क्योंकि आप मुझसे कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं, तो आप ये सब कहीं ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। रणविजय ने कहा, ठीक है, 2-3 दिन बाद मैं खुद वहाँ आ रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मेरी ज़मीन को वो लोग कैसे खाली नहीं करते हैं। कहकर रणविजय ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और गुस्से से वापस चेयर पर बैठते हुए बोला, ये विशंबर सिंह पूरी तरह से अनप्रोफेशनल है, इसकी वजह से अब मेरे प्रोजेक्ट में देरी होगी। तभी अमन ने फाइल बंद करते हुए कहा, अब ऐसे भी क्या प्रॉब्लम हो गई है रणविजय? तो रणविजय ने उसे बता दिया कि वहाँ पर क्या मैटर हुआ है। तो अमन ने कहा, रणविजय उन लोगों की मांग गलत नहीं है, ऐसे अचानक किसी को 3 दिन का अल्टीमेटम दे देना, कहीं ना कहीं वो लोग अपनी जगह सही हैं। तो रणविजय ने कहा, इस सही गलत के चक्कर में मैं अपने प्रोजेक्ट में देरी करवा दूं? गलती विशंबर की है, क्योंकि उसे पता था कि इस ज़मीन के बारे में करीब 2 महीने पहले से बात चल रही है। तो क्यों नहीं उसने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया? और अब मैं किसी और की बेवकूफ़ी की वजह से अपना नुकसान नहीं करूँगा। मैं 3 दिन बाद ही मसूरी जा रहा हूँ। अमन ने कहा, ठीक है, तो मैं यहाँ का काम संभाल लूँगा, तुम तरुण को अपने साथ ले जाना। रणविजय ने कहा, वैसे ये तरुण है कहाँ? 4-5 दिनों से नज़र नहीं आ रहा। तो अमन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता, वो वोकेशन पर गया हुआ है। रणविजय ने चिढ़ते हुए कहा, महीने में 4 बार तो उसकी वेकेशन होते हैं, काम कब करता है ये? तो अमन ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, इन सब से जब वक्त मिल जाता है तब थोड़ा बहुत काम पर ध्यान दे देता है। रणविजय ने कहा, इस पर अब लगाम कसनी होगी, बहुत ही ज़्यादा आज़ादी दे रखी है मैंने इसे। गोवा बीच किनारे काफ़ी सारे लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। वहीं कुछ लोग वहाँ पर सब बात भी ले रहे थे, जिनमें से एक तरुण था जो वहीं बीच मैट पर लेटी हुई धूप का आनंद ले रहा था। इस वक्त उसने सिर्फ बॉक्सर ही पहना हुआ था और आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए थे। तभी उसके बगल में रखा हुआ फ़ोन रिंग करने लगा। तरुण ने अपना फ़ोन उठाया और पिक करने के बाद कान पर लगाते हुए बोला, हेलो स्वीट हार्ट, क्या तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो कि एक दिन भी तुम्हें मेरे बिना रहा नहीं जाता? तभी सामने से बड़ी स्वीट सी आवाज़ आई, तरुण
तुम हो ही ऐसे कि मैं तुम्हारे बिना एक घंटे भी नहीं रह सकती। तुम पूरे दिन की बात कर रहे हैं, वैसे बताओ ना तुम कहाँ हो? तो तरुण ने बैठते हुए कहा, मैं तो इस वक्त मनाली आया हुआ हूँ। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो सामने से उस लड़की ने कहा, क्या तुम वाकई में मनाली में हो? अच्छा फिर ठीक है, वैसे तुम कब लौट रहे हो? तो तरुण ने हंसते हुए कहा, बड़ी याद आ रही है मेरी, कहो तो आज ही लौट आऊँ। तो उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं, तुम आराम से मनाली में इंजॉय करो और जब तुम्हारा मन मनाली से भर जाए तब लौट आना, ठीक है? कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़कियां मेरे पीछे इतनी दीवानी क्यों हैं? तरुण, आखिर तुझ में कोई तो बात होगी। तभी उसका फ़ोन एक बार फिर रिंग करने लगा। तरुण ने वापस स्क्रीन की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, मेरी स्वीट हार्ट। नंबर 2 का फ़ोन। फिर जल्दी से फ़ोन पिक करते हुए कहा, हेलो स्वीट हार्ट, कैसी हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। तो सामने से दूसरी लड़की की आवाज़ आई, तरुण तुम मुझे मिस कर रहे हो? ठीक है, तो मुझे बताओ कहाँ हो, मैं अभी आती हूँ। तो तरुण ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं इस समय दिल्ली आया हुआ हूँ। वो क्या है ना, बिजनेस के सिलसिले में। और तुम यहाँ आकर क्या करोगी? बोर हो जाओगी ना। एक काम करता हूँ, मैं जल्दी मुंबई लौटता हूँ। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।